हेलो दोस्तों। जैसा मैंने आपको बोला था कि एमसीक्यू सेशन लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो ये हमारा जो सेशन है वो एमसीक्यू सेशन होगा। और एक हम लोगों ने जो चार लॉ पढ़ लिए हैं उनके बीच का एक कंपैरिजन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें उनमें अलग है। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन देखते हैं। ये रहा। सबसे पहली चीज तो यही है कि आप लोगों को ये जो एक्ट है उनका ईयर पता होना चाहिए, क्योंकि ईयर से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम पेमेंट एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और इक्वल रिमुनरेशन एक्ट 1976। ओके। अब क्वेश्चन, ये जो पूरी टेबल है ये आपके लिए एक तरह से रामबाण है भाई, क्योंकि मैक्स आप देखोगे ना, मैं जब क्वेश्चन दिखाऊंगा मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से ही है। ये जो 21,000 पर मंथ है इससे क्वेश्चन है। 20,000 20 एम्प्लॉई सॉरी उससे ज्यादा, इससे क्वेश्चन है। 24,000 पर मंथ ये क्वेश्चन पूछा है। और 7,000 की जो वेज लिमिट इससे है। टाइमली पेमेंट, इससे क्वेश्चन आया हुआ है भाई, 2023 में आया है यहाँ पे। तो ये जो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट है, और इसी पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट से 2023 में दो क्वेश्चन आए भैया, दो क्वेश्चन। ओके। यहाँ से क्वेश्चन है मिनिमम एंटाइटलमेंट कितना है, मैक्सिमम कितना है जो वेज का। ओके। तो चलिए पहले देखते हैं एप्लीकेबिलिटी क्या है। कि लाइक जो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 वो एप्लीकेबल कहाँ पर है। ठीक है, मीन्स अगर मैं वर्कर हूँ और मुझे जो सैलरी मिल रही है वो अगर मेरी 24,000 पर मंथ से कम है, तो मैं इसके अंदर कवर हूँ भाई। ठीक है, मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब उसमें जो जो चीजें मैंने बताई थी, अगर मेरे जो भी एज ए वर्कर मेरे अधिकारों का हनन होगा तो मैं भाई शिकायत कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरी सैलरी 24,000 पर मंथ से कम है। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, बट हम बात करते हैं मेन चीज की कि 24,000 पर मंथ इसकी एक एप्लीकेबिलिटी बता दी। ओके। मिनिमम पेमेंट एक्ट के अंदर ओनली शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, बट मैं फिर बता रहा हूँ, ये ओल्ड एक्ट है जिसके अंदर ओनली शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट की बात हुई है। जो न्यू कोड्स बनाए हैं, जो संहिताएं बनाई है 2019-20 की, उनमें ये ओनली नहीं है, ये सभी पर है, यूनिवर्सल। समझिए, सभी, चाहे वो शेड्यूल्ड है नहीं है, सब पर एप्लीकेबल हुए। ओके। और इसमें मैंने बताया था मिनिमम पेमेंट एक्ट के अंदर आपको कि जो स्टेट वाइज अलग अलग रखते हैं, तो एक न्यू सेंटर अपना लॉ बनाएगा कि यार ये जो पेमेंट है वो कुछ भी डाल सकता है, वो 8,000 बढ़ा सकता है, वो 8.5 कर सकता है, कि इससे कम तो कहीं मिलनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी स्टेट हो। ठीक है, बोले तो यूनिवर्सल मिनिमम पेमेंट। ठीक है। उसके बाद पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर हमने एप्लीकेबिलिटी देखी थी कि यार कहाँ कहाँ पर बोनस दिया जाना जरूरी है। कोई इंडस्ट्री है, कंपनी है, वहां पर अगर 20 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो हाँ भाई, देना पड़ेगा। और यहाँ पर एक मैंने आपको बताया था कि 10 से 19 तक भी अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पर भी एप्लीकेबल होगा बाय नोटिफिकेशन। ठीक है, ये देखो, 10 से ज्यादा अगर है तो बाय नोटिफिकेशन वहां पर भी एप्लीकेबल हो सकता है। इक्वल रिम्यूनरेशन में तो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मीन्स मैंने आपको बताया था कि अगर इंडस्ट्री के अंदर कोई एक महिला भी अगर काम कर रही है तो वहां पर भी ये इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इसमें कोई मिनिमम लिमिट नहीं थी। ठीक है। ओके। उसके बाद वेज सीलिंग। भाई पैसे की लिमिट कितनी होनी चाहिए, वही है 24,000 पर मंथ, तो हमें पता है। मिनिमम पेमेंट में तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं भाई। ठीक है, किसी स्टेट की 7,000 है, किसी की 7.5 है। बट बट जब ये न्यू कोड्स लागू हो जाएंगे और सेंटर अपना एक कानून बनाएगी कि यार मिनिमम पेमेंट इतनी होगी, तब यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि यार इतनी पेमेंट है, तो वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो जैसे भी अपडेट होता है बाद में, तो वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर है 21,000 पर मंथ। ये तो हमने पढ़ा था भाई कि 21,000 पर मंथ से कम अगर आप कमा रहे हो तो आप बोनस से हकदार हो। ठीक है। जैसे मैं आपको अपनी बताता हूँ, मैंने भी इंडस्ट्री में काम किया है भाई। तो भले ही कम सैलरी थी, बट मुझे बोनस मिला था, 21,000 से तो कम ही थी भाई मेरी। ओके। तो इक्वल रिम्यूनरेशन में, इसमें तो बोनस वगैरह कुछ है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर वेज सीलिंग की कोई मतलब बोनस है, पर वेज सीलिंग वगैरह जो है वो यहाँ पर नहीं बताई हुई है। बोनस कैलकुलेशन के लिए भाई, अब देखो ये पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट या पर मिनिमम पेमेंट एक्ट, यहाँ पर तो कुछ ऐसा कुछ बताया नहीं। तो क्योंकि बोनस के बारे में सारी चीजें जो है वो यहाँ पर बताई जाएंगी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर।
तो इसमें बताया है कि इन एक्ट के अंदर नहीं बताया ये चीज, ठीक है, इसके अंदर है 7,000 और मिनिमम वेज जो भी हायर हो। इसका क्या मतलब है? देखो यार, मैंने आपको एक चीज बताई थी जब मैंने पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आपको पढ़ाया था। उसमें बताया था मैंने कि ये जो लिमिट है 3,500 से बढ़ा के ये 7,000 कर दी है 2015 में। अब 2015 का कोई एक क्वेश्चन होगा जहां पर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बोनस की जो लिमिट है वो मतलब बोनस कैलकुलेशन है वो कितने पर है। उसमें ऑप्शन में और राइट था 3,500। बट भाई 2015 के बाद वो 7,000 कर दी। तो वो क्वेश्चन मैंने डाला है, बट उसमें आंसर मैंने चेंज कर दिया है, वो 7,000 होगा। ओके, ऑप्शन में 7,000 नहीं था उस टाइम। ठीक है, तो ये आपका 7,000 है। इसका मतलब क्या है वो मतलब आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी इंडस्ट्री में लाइक मिनिमम वेज यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है कि यार मिनिमम वेज है हमारा 8,000। ओके, तो ये 7,000 से तो ज्यादा है, समझ गए? या फिर कहीं इंडस्ट्री में आपको दे रहे हैं, वो किसी स्टेट में होगा कि यार मिनिमम वेज हमारा 6,000 है, बट यहाँ पर बोनस के लिए ये तो 7,000 की कैलकुलेशन आ गई कि 7,000 तो हो, या फिर जो मिनिमम वेज है जो भी ज्यादा होगा वो काउंट किया जाएगा। तो 7,000 इस 6,000 से तो ज्यादा है, तो उसकी जो बोनस की कैलकुलेशन जो की जाएगी वो इस 7,000 रुपए को मानकर की जाएगी, ना कि 6,000 को मानकर। समझ गए ना? और अगर 8,000 है तो भाई फिर 8,000 को मानकर की जाएगी। सीधी सी बात ये है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ओके, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है? वही है भाई, 24,000 पर मंथ रखी है। इसमें ओनली नोटिफाइड, बट अब कोड्स वगैरह आ गए हैं तो शेड्यूल वगैरह वो सारी चीजें अब खत्म हो जाएंगी। खैर, अपने को यहाँ से तो पता होना चाहिए ओल्ड में क्या क्या था। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इसके अंदर क्या है? एलिजिबिलिटी क्या है कि आप बोनस लेने के हकदार हो, कब हो आप? कि लाइक किसी ने बोला कि यार मैं तो 15 दिन काम किया है, मुझे बोनस मिलना चाहिए। मैंने 22 दिन किया, मुझे बोनस मिलना चाहिए। बट यहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, एक एलिजिबिलिटी दी हुई है आप लोगों को कि आपने रेगुलर 30 डेज वर्क किया है या उससे ज्यादा, तो आप एलिजिबल हो। प्लस उसके साथ ही आपकी सैलरी 21,000 पर मंथ से कम होनी चाहिए। बट आपने देखा होगा कि 21,000 से ज्यादा वालों को भी मिलती है। तो भाई वो तो आप कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो अपना जो डिविडेंड है, जो प्रॉफिट है, वो अपना शेयर करना चाहती है सबके बीच। क्योंकि चाहे वो बड़ी पोजीशन पर बैठा हो, वर्कर वो एम्प्लॉय तो वो भी है, एम्प्लॉयर तो है नहीं। समझ गए? और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट के अंदर एलिजिबिलिटी क्या है? सबकी है, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। भले ही वो एक हो, एक महिला भी काम कर रही है तो उसके लिए भी एप्लीकेबल। मिनिमम इंटाइटलमेंट कितना है भाई? देखो, इस चीज से क्वेश्चन है ये टाइमली पेमेंट जो है। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट पढ़ाया था 1936, उसमें बोला था कि यार टाइमली पेमेंट का मतलब है कि आप अगर किसी से काम करा रहे हो सकता है कि आप शिफ्ट वाइज काम करा रहे हो कि भाई मेरी ये शिफ्ट है, तो आप शिफ्ट के एंड में आप उससे पैसा दे सकते हो। दिन डेज के हिसाब से करा रहे हो तो डेज के लास्ट में, या फिर घंटे के हिसाब से, आवर्स के हिसाब से करा रहे हो तो आवर्स के लास्ट में, वीक के हिसाब से करा रहे हो तो वीक के लास्ट से 1-2 दिन पहले आप उनका काम कंप्लीट कर दोगे। और आप महीने वाइज चल रही है तो महीने वाइज तो भाई टाइम लिमिट हो, पेमेंट दे ही रखी है 1,000 और 1,000 से वर्कर कम उस हिसाब से। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है भाई, मैं दिखाऊंगा आपको। मिनिमम पेमेंट एक्ट 1948, मिनिमम वेज, इसमें तो क्या ही कह सकते हैं, मिनिमम वेज तो है ही। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इस पर बात करते हैं। इसमें मिनिमम इंटाइटलमेंट मैंने आपको बताया था कि यार जो मिनिमम बोनस अगर किसी को मिलना चाहिए, उसकी जो वेज है उसका 8.33% एनुअल का भाई, एनुअल का। ठीक है, और मैंने आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाई थी कि अगर एनुअल, अगर मान के चलो 15,000 आपकी मंथ की से वो है वेज है, तो आपकी कितनी हो गई? 1,80,000 हो गई एनुअल। तो इसका 8.33 आप निकाल लो, तो ये कम से कम 14 के समथिंग आपकी बैठेगी। ठीक है, 14 समथिंग बैठेगी, 14 14.5 इतने समथिंग बैठेगी। ओके, तो इतना आपको बोनस मिलेगा। तो सोचो लगभग लगभग एक मंथ की सैलरी आपको एज ए बोनस मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम बोनस आपका 20% है, 20% से आप ज्यादा नहीं दे सकते।
उसमें भी आपको देखो बताया था कि यार 4 साल के अंदर अंदर आपको सही करना है। उसमें फिर आपको मैंने आपको जो एग्जाम्पल में बताया था कि यार 35 आपका हो गया, 33 आपका बोनस हो गया। तो वो जो बोनस आपको एक ही बार में नहीं मिल जाएगा। एक बार में मैक्सिमम 20 दे सकते हैं, फिर बचा कितना? 13% बचा। अगले साल का प्लस 8.33 और ऐड कर दो, मिनिमम जो है। तो 13 और 8 21 हो गए। तो हो सकता है इस बार 18 कर दें, उसके बाद फिर 20 कर दें, उस तरीके से। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बड़े धीरे धीरे आराम से बता रहा हूँ और एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ सारी चीजें, ताकि ये आपका रिवीजन है। ठीक है, एक तरीके से जिसमें आप मेन मेन पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ एज ए कंपेरिजन। और इक्वल रिम्यूनरेशन में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो भाई आप जिस पोजीशन में बैठे हो उसी पोजीशन में अगर मेल भी बैठा है और फीमेल है तो दोनों को बराबर सैलरी मिलेगी। ठीक है। टाइम लिमिट फॉर पेमेंट, लाइक आपने 1 महीने काम कर लिया तो आपकी सैलरी कम मिलेगी, तो नेक्स्ट महीने की 7 तारीख को मीन्स हम कह देते हैं कि यार 7 तारीख को मिलेगी, 10 तारीख को मिलेगी। वो 7 तारीख 10 तारीख नहीं है, वो 7 डेज 10 डेज है। बट हम ऐसे ही बोल देते हैं यार 7 तारीख को मिलेगी, 10 तारीख को मिलेगी। ठीक है। तो 7 और 10 डेज। अच्छा, अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि ये 7 डेज कब है और 10 डेज कब वैलिड होगा, तो अगर आपकी 1,000 से कम स्ट्रेंथ है वर्कर्स की, कंपनी में जो काम करने वाले लोग वो 1,000 से कम है तो 7 डेज, और 1,000 से ज्यादा है तो भाई 10। ठीक है। टाइम लिमिट फॉर पेमेंट मिनिमम वेज, इसमें कोई टाइम लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें यह है कि अगर आपसे जितने घंटे काम कराए जा रहे, 8 आवर्स, इससे अलग आपसे 2 घंटे का काम लिया जा रहा है, तो उस 2 घंटे की सैलरी इन 8 आवर्स में जो आपकी सैलरी मिली, मान के चलो एक एक 8 घंटे के आपको 400 रुपये मिले एक दिन के, तो आपकी 50 रुपये हो गई। तो इस 2 घंटे की सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी? तो उसका हो जाएगा डबल। तो 2 घंटे का 200 हो गई। समझ गए? ओके जी। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर जो टाइम लिमिट है पेमेंट की, मैंने आपको बताया था विद इन 8 मंथ, 8 महीने के अंदर अंदर आपको वो पेमेंट करनी है। समझ गए? और ये एक्सटेंडेबल है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे एक्सटेंडेबल कितना है? मैंने आपको बताया था, सोचो, याद करो, एक्सटेंडेबल है 2 इयर्स तक। समझ गए? इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं इक्वल में। फाइन की लिमिट, मैंने आपको फाइन भी बताया था और डिडक्शन भी बताया था। खैर मैं डिडक्शन और फाइन दोनों बता दूंगा आपको यहाँ। देखो जो डिडक्शन है, डिडक्शन वो तो आपको पता है 50% जनरल में है और 75% कोऑपरेटिव को लेकर, तो ये तो डिडक्शन हो गया। फाइन कितना है भाई? फाइन, फाइन मैक्सिमम आपका जो वेज है उसका 3% तक फाइन आप लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मालिक हो और सामने वाला जो वर्कर है तो आप अपनी मनमानी करोगे, नहीं नहीं मुझे, मैं इसकी सैलरी है 15,000, फाइन लगा दूंगा 8,000। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो 3% ऑफ वेज। और ये जो फाइन है वो रिकवर कितने दिन में करना है? फाइन रिकवर होगा आपका 90 डेज में। समझ गए? ओके। पेनल्टी क्या है? मान के चलो अगर पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंदर जो भी चीजें दी हुई है, अगर एम्प्लॉयर जो कंपनी का मालिक है वो अगर इनका जो भी राइट्स वर्कर्स को दिए हुए हैं उनका अगर हनन करता है। आवाज मेरी थोड़ी वैसी आ रही होगी, बारी बारी सी, गला खराब है भाई, जुकाम भी हुआ पड़ा है, तो फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा अगर ऐसा लग रहा है तो। पेनल्टी जो है वो अगर इनका हनन हो रहा है तो पेनल्टी आप जा सकते हो भाई, इंस्पेक्टर वगैरह शिकायत कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो। तो पेनल्टी क्या लगेगी? 7,500 रुपये या फिर 6 मंथ जेल। इसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया है पेनल्टी का, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंदर 1,000 मिनिमम और 7,000 7,500 मैक्सिमम है। एक्सटेंडेबल केसेस में 10,000 तक भी हो जाती है। ओके। एक कंसेप्ट ये भी है इसमें कि मान के चलो आपके माइंड में एक सवाल आया कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो वर्कर हैं उन्होंने कंप्लेन जो की है वो झूठी भी तो हो सकती है, बिना वजह बदनाम करने के लिए, भले ही ऐसा कुछ हुआ ना हो। तो भाई वर्कर्स ने झूठी कंप्लेन की है या फिर जैसा भी जो लाइक जो एम्प्लॉयर है
तो उसको पे करने पड़ेंगे 375 रुपए का एक यहाँ पर कंसेप्ट भी है। ठीक है, 375 रुपीज, और ये गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे भाई, एम्प्लॉयर को। ओके, ठीक है सर। जो सॉरी, एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को देने पड़ेंगे अगर आपने झूठी कंप्लेंट की है तो। ठीक है, तो वो चीज है। उसके बाद है मिनिमम पेमेंट एक्ट 1948। इसमें देखो, इसमें पेनल्टी है 500 रुपये, 6 मंथ जेल। पेमेंट ऑफ बोनस में 1000 रुपये, 6 मंथ जेल। इक्वल रिमुनेशन में 10,000 रुपये, 1 मंथ जेल है। ओके। अब बात आती है कि यार ठीक है, हमने मान लिया कि यार इंस्पेक्टर वगैरह जो है वो लाइक अपॉइंट कौन करेगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जब हम मिनिमम पेमेंट एक्ट पढ़ रहे थे। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से क्वेश्चन मिनिमम पेमेंट एक्ट के अंदर पूछा भी गया भाई कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लाइक मैंने आपको तीन चार चीजें बताई थी। अगर बात कर रहे हैं हम लोग रेलवे की, हम बात कर रहे हैं माइंस की, हम बात कर रहे हैं कोल इंडस्ट्रीज की, ये क्या है, इन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अगर इनसे रिलेटेड अगर कुछ हनन होता है इन इंडस्ट्री के अंदर, तो इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ गए? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का सीधा सा मतलब है सेंटर और स्टेट बहुत। समझ गए? और जो रेलवे कॉर्पोरेशन है वो अलग से। ये तीन चीजों को हम इनमें काउंट करते हैं। तो अगर इस चीज से रिलेटेड कोई चीज है, अब बात करोगे आपकी, जब आपने रेलवे का अलग से बता दिया तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि भाई जो पेमेंट वगैरह वो चीजें तो सारी चीजें रेलवे कॉर्पोरेशन संभालेगी। बट जब इंस्पेक्टर्स आ रहे हैं वहां पर देखने के लिए, ठीक है, जो कंप्लेंट आई है सर्वे करने के लिए, तो भाई वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इनसे अलग जो स्टेट के अंदर है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। सेम चीज है इन चार एक्ट के अंदर है। तो ये भाई आपका एक रिवीजन हो गया, सारी चीजें कंपेरिजन हो गया। ओके, ये टेबल आप लोग फोटो भी खींच सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो लेना चाहो ले सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चंस पर। आ जाओ, ये रहे क्वेश्चन। मुझे पता है आप लोग क्वेश्चंस का काफी टाइम से इंतजार कर रहे हो, तो कोई नहीं, ठीक है भाई, आ गए क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। ये ध्यान रखना है कि वो नॉट पूछ रहा है या फिर ये यस पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार हम लोग, होता कुछ और है और हम लिखे कुछ और है। बहुत बार पूछता वो नॉट का है, हम लोग समझ गए कि यार ये तो इंक्लूडेड पूछ रहा होगा, तो अब हम तो सोच के आते हैं कि यार ये तो हमारा सही होगा। बाद में पता चलता है जब आंसर की आती है तो गलत हो गया भाई, क्योंकि इसमें नॉट इंक्लूड पूछा था। तो नॉट इंक्लूड अंडर द डेफिनेशन ऑफ वेज। मैंने इसलिए पहले आपको वेज की डेफिनेशन बताई थी कि वेज में क्या क्या चीजें हम काउंट करते हैं। अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, बेसिक वेज बिल्कुल होगा, डीएनएस अलाउंस बेसिक बिल्कुल होगा, इंसेंटिव बेसिक हो बिल्कुल होगा। बाकी बच्चा क्या, ग्रेचुटी ये नहीं होगा, प्लस हाउस रेंट अलाउंस, ओके, ट्रेवल अलाउंस, ये चीजें इसमें काउंट नहीं होंगी भैया। ओके, तो देखो, अब जो मैंने बताया था आपको सारी चीजें देखो, आप जैसे जैसे क्वेश्चन देखोगे ना आपको पता चल जाएगा भाई कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और हमारी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। नेक्स्ट है कि अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट की बात कर रहा है वो, शुड नॉट ऑर्डिनरी क्रॉस, कितने से क्रॉस नहीं होनी चाहिए भैया। अब इसमें देखो, उसने ये नहीं बताया है कि मैं कॉपरेटिव्स का पूछ रहा हूं। जब इसमें कॉपरेटिव्स लिखता तो बात अलग थी। अब देखो ऑर्डिनरी ऑप्शन भी ऐसे हैं कि यार जनरली और कॉपरेटिव दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 50% की लिमिट तो जनरली में है और 75% की लिमिट जो है वो कॉपरेटिव्स में है। तो ये रहा भैया, मिल गया क्वेश्चन। बताओ अब ये क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे क्या? बिल्कुल कर पाओगे भाई। मैं आपको और भी बताऊंगा आगे कि इन चार एक्ट से क्वेश्चन कम आते हैं, मैं मानता हूं, और क्वेश्चन आते हैं इजी। अगर आपने इन चार एक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो भाई आपके सोचो ना, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। अगर जैसे 2023 में ईओ एओ के पेपर में अकेले एक पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के दो क्वेश्चन आए थे। मैंने वो फोटो खींच के रखे हैं, मेरे पास पेपर भी है। ओके, एपीएफसी वाले में नहीं आए थे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछे हैं दोनों पेपर में, जो मेरा एनालाइज जो है वो है कि यार उन्होंने पूछा है फैक्ट्री एक्ट से 1948, उन्होंने पूछा है
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से 1956, उन्होंने पूछा है ईपीएफओ एक्ट से, उन्होंने पूछा है ईएसआईसी से, ठीक है, और उन्होंने पूछा है जो बाल किशोर वाला है। तो इन एक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे हैं। तो जब हम इन एक्ट को करेंगे तो इनको और ज्यादा डिटेल में थोड़ी अच्छे से करेंगे। ओके, जो काम की चीज है कुछ नहीं छोड़ना है इनमें। तो ये हो जाएगा आपके, कोई दिक्कत नहीं है। 50% है, 75% है। नेक्स्ट देखो, अब ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं है भैया। यार ये क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ डिडक्शन, जो कटौती आप कर रहे हो, इज मेड कंट्री टू द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, द एग्रीव्ड एम्प्लॉयड right to the inspector appointed under the act within the time period given below from the date on which the deduction from wages was made or the date on which the payment of wage is due। भाई देखो, जहां से आपका डिडक्शन हुई है वहां से, और जो पेमेंट है ड्यू कब तक कर सकते हो आप, 6 वीक तक कर सकते हो, क्योंकि 90 डेज के अंदर तो आपको, जो मैंने फाइन की बात बोला था आपको, 90 डेज के अंदर वो रिकवर होगा। और जो डिडक्शन कर सकते हो वो विच द पेमेंट ऑफ वेज इज ड्यू कब तक हो सकते हैं, 6 वीक है। 6 वीक का सीधा से मतलब लगा लो कितना, 42 डेज। ओके, तो ये डिडक्शंस वगैरह है। या फिर देखो, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि डिडक्शन अगर किया है और इनअप्रोप्रिएट डिडक्शन है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जो लिमिट दी हुई है, जो लाइक जो डेट है, वो 6 वीक्स तक है। सॉरी सॉरी, 6 वीक नहीं है इसका, 12 वीक होगा, 12 वीक है। ओके, 12 सत्ते 84, 84 दिन होगा, ठीक है। सॉरी, या माई फॉल्ट, 6 वीक नहीं होगा इसका, 84, 84 डेट होगा, ठीक है। 12 वीक्स है, समझ गए। तभी मैं सोचूं कि यार दिन इतने कम कैसे हो गए। ओके, तो ये 12 वीक्स होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया। अब देखो यार, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, हो जाती है मिस्टेक, तो ठीक है। तब मैंने दिन का देखा कि दिन तो यार बहुत कम दिख रहे हैं, कि सचिन 42, तो ऐसे कैसे भाई। तो ये 12 वीक हुआ। तो अंडर विच लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया द प्रोविजन ऑफ चेक्स ऑफ, देखो चेक्स ऑफ की बात करें मतलब जो पेमेंट आप दे रहे हो कैश में, कॉइन्स में, और या फिर बैंक में डाल रहे हो, चेक्स के थ्रू दे रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, हैज बीन एक्सेप्टेड, किसके अंदर है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर भाई। मैंने आपको बताया भी था कि पेमेंट जो है उस तरीके से हो सकती है, की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 इन रेलवे, फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट अपॉन ऑन विच लेस देन 1,000 वर्कर, लेस देन 1,000 वर्कर की बात हो रही भाई, आर एम्प्लॉयड, वेजेस शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी डेट ऑफ। अब सोचो यार, ये क्वेश्चन, मतलब सोचो यार क्या लड्डू क्वेश्चन है अब यार ये। मतलब 2.5 नंबर आपके फ्री के हैं ये अब, क्योंकि हमने तैयारी उस लेवल की है भाई, एक भी चीज हमने उसमें छोड़ी नहीं। तो कैसे क्वेश्चन मतलब हम छोड़ सकते हैं। 7 डे है, और यही अगर मोर देन 1,000 वर्कर होता तो 10 डेज आता। अगर मोर हो जाता, मोर देन 1,000 वर्कर, तो 10 डे हो जाता। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, कौन सा एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, द मैक्सिमम वेज पीरियड और द पेमेंट ऑफ वेजेज टू एम्प्लॉयज बाय द एम्प्लॉयर शुड नॉट एक्सीड, भाई आप वेज दे रहे हो, जो उनकी सैलरी दे रहे हो, ओके, जो वेज पीरियड है वो कितने दिन से ज्यादा नहीं होनी, 30 दिन। आपको जो पेमेंट मिलती है वो आपको पर मंथ मिलती है ना, 30 दिन की मिलती है ना, तो 30 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत बार आपको इसमें काउंट हो जाएंगे, आपकी सैलरी लग के आएगी 10 दिन, क्योंकि उन 30 दिन के अंदर आपने ओवर टाइम किया है। उस ओवर टाइम के आवर्स को मिला के इतने आवर्स आपने ओवर टाइम कर लिया कि वो 10 दिन में काउंट हो गए, समझ गए। 10 से 80 घंटे, समझ गए। खैर ये 10 दिन होगा नहीं, ये मैं एक सपोज करके चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना नहीं करा सकते वो ओवर टाइम वगैरह भी, ठीक है, समझ गए। तो इसका मैंने बता दिया 30 डेज। ओके,
नेक्स्ट, ये रहा एक और लड्डू क्वेश्चन भाई, देखो। इफ द एम्प्लॉइज टर्मिनेट, अच्छा टर्मिनेट की बात आ गई। और याद करो मैंने बताया था कि यार अगर किसी को टर्मिनेट कर दिया जाए तो उसकी सैलरी कितने दिन में आपको दे देनी है, जितने दिन का उसका काम बचा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक महीने के 30 दिन है, 30 दिन में 15 दिन का उसने काम किया है और उसे टर्मिनेट कर दिया, तो इस 15 दिन की सैलरी उसे 17 तारीख तक मिल जानी चाहिए, 2 दिन के अंदर अंदर। तो यही चीज इसमें है कि टर्मिनेट कर दिया, रिमूव कर दिया, फॉर द एम्प्लॉयमेंट बाय द एम्प्लॉयर, तो द वेज ऑफ दैट एम्प्लॉय शुड बी पेड विद इन कितने देर, फ्रॉम द डे ऑन विच ही वाज रिमूव्ड और टर्मिनेटेड, विद इन 2 डेज। बताओ यार, अब आप खुद सोचो कि यार ये क्या क्वेश्चन है, इतने लड्डू क्वेश्चन। बताओ, द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम वेजेज ऑफ एम्प्लॉयज, डिडक्शन फ्रॉम वेजेज शुड नॉट एक्सीड। अब बताओ यार, वही है ये भाई, डिडक्शन शुड नॉट एक्सीड कितना परसेंट। देखो यार, इसमें कहीं कॉपरेटिव्स की बात नहीं हुई है, तो जनरली 50%। कॉपरेटिव्स आ जाता तो 75% होता। ओके, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, अब आप सोच लो, मतलब किस लेवल पे बढ़ाया आपने। टोटल अमाउंट ऑफ फाइन imposed by the employer on employee should not exceed परसेंटेज ऑफ his wage। कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितने परसेंट से, 3% से ज्यादा। फाइन जो है रिकवर कितने दिन में, 90 डेज में। ये लो, ये आ गया एक क्वेश्चन, फाइन शुड बी रिकवर्ड इन 90 डेज। नेक्स्ट है, इफ 10 or more person टूगेदर एबसेंट फ्रॉम द ड्यूटी विदाउट एनी नोटिस, बिना किसी नोटिस के 10 या उससे ज्यादा जो वर्कर कंपनी में, वो अगर एबसेंट हो जाते हैं, छुट्टी मार जाते हैं। जैसे बहुत बार आप देखते हो कि ग्रुप बना लिया, एक काम करते हैं, जैसे कॉलेज में होता था, जब हम लोग करते थे, कल कोई स्कूल कोई कॉलेज नहीं जाएगा, ठीक है भाई नहीं चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हॉस्टल वाले हैं हम तो सेम ऐसे ही वर्कर्स ने बना लिया कि यार कल नहीं चलेंगे कंपनी, कल अपना कहीं इधर उधर घूमने चलेंगे, ठीक है। एंड विदाउट रीजनेबल कॉज, उन्होंने बताया नहीं, रीजन भी नहीं बताया कि भाई क्यों छुट्टी मारी है, क्यों चाहिए छुट्टी। तो एम्प्लॉयर जो है कैन मेक रिक्शथान फिल इन द ब्लैंक्स डेज वेज एज रिडक्शन फ्रॉम दियर वेज। उनकी डिडक्शन, उनकी वेज से कितने दिन का वेज, जो सैलरी जो है, जो उनका पैसा जो मिलना है, तनख्वाह जो है, वो काट सकता है, डिडक्ट कर सकता है। कितने दिन की, 8 दिन की। अब इसमें देखो यार, 8 दिन का मतलब क्या है। किसी की सैलरी अगर, जो वेज 15,000 है, तो वो जो 15,000 कितना हो गया दिन, 500 रुपये हो गए, ठीक है। तो 500 का 8 दिन, 4,000 रुपये हो गए, ये काट सकता है डिडक्शन। अब एक जो लिमिट थी भाई, लिमिट हमने देखी थी 50% की, तो इसका 50% कितना हुआ, 7,500। तो 7,500 से तो कम है ये 4,000। तो आप फिर तो भाई आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि मेरी 8 दिन की इन्होंने सैलरी काट ली। ओके, ठीक है, मान के चलो वो जबरदस्ती काट, जो इसके ऊपर रीजनेबल कॉज है, तो आप, मतलब आप खुद सोचो ना, 8 दिन की काट ली, वो 8 दिन की ना काट के और ज्यादा दिन की काट ले, जो वो एक्सीड कर जाए 7,500 से ज्यादा, तब आप कंप्लेन कर सकते हो कि ठीक है, भले ही मैंने छुट्टी मारी, कोई रीजन भी नहीं दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप वो लिमिट जो आपको दी हुई है वो क्रॉस कर जाओगे, वो नहीं कर सकते ना। तो 8 डेज, ठीक है। चलिए, इफ वेज पीरियड exceed 1 month, the employer may be punished with fine which shall not less than कितना रुपए, बट विच में एक्सटेंड टू कितना रुपए तक। जो वेज पीरियड है, जैसे मैंने आपको बोला था कि यार आपको जो सैलरी दी जाएगी पर मंथ मिलेगी 30 दिन की, बट अगर ऐसा हो जाए आपको नहीं दी है, ठीक है, और वो जो डेट दी हुई है 7th और 10th उससे क्रॉस कर गई, तो फाइन कितना लगेगा भैया,
देखो यहाँ पर कितने लेस देन कितने, नहीं नॉट लेस देन कितने से कितने कम नहीं होने चाहिए और कितने से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मैंने आपको बताया था। सोचो सोचो सोचो, वो होगा 1,000 से 7,500। 1,000 से कम नहीं, 7,500 से ज्यादा नहीं। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है भाई आपके सामने ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एज पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर क्या नॉट करेक्ट है? एप्लीकेबल टू कंस्ट्रक्शन कंपनी बिल्कुल है भाई, जहां पर 20 से ज्यादा वर्कर काम करें वहां पर तो एप्लीकेबल है ही बोनस। इट डज नॉट अप्लाई टू एम्प्लॉयज ऑन LIC, ऐसा कहां लिखा हुआ भाई? इट डज नॉट अप्लाई टू एम्प्लॉयज इन LIC। देखो, एक चीज ये है कि ये मैंने आपको बोला था कि यार जो बैंकिंग कंपनी है या फिर जो बीमा वाली है, कुछ कंपनीज में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। RBI हो गया, नेशनल हाउसिंग बोर्ड हो गया, और यहाँ पर आप मर्चेंट नेवी वाले जो बंदे हैं उनके ऊपर हो गया, ठीक है, उनको बोनस नहीं मिलता। तो इट डज नॉट अप्लाई टू एम्प्लॉय इन LIC, तो ये सही है भाई, नहीं होता है, ये सही स्टेटमेंट है। बट वो पूछ रहा है इनकरेक्ट, क्योंकि मैंने आपको इंश्योरेंस और बैंकिंग वाली बताई थी, में एप्लीकेबल नहीं है ये, ठीक है। कुछ कुछ में होता है मैं मानता हूं, बट मैक्सिमम नहीं होता है। ओके, तो और ये तो मैंने एग्जांपल आपको बताया भी था भाई, LIC हो गया, RBI हो गया, नेशनल हाउसिंग बोर्ड हो गया। ओके, एलोकेबल सरप्लस मींस 67% ऑफ अवेलेबल सरप्लस। अब भाई मैंने आपको बताया था ये भी, एलोकेबल सरप्लस 67% है। हो सकता है भाई एलोकेबल सरप्लस या फिर अवेलेबल सरप्लस की वैल्यू आ जाए, अवेलेबल सरप्लस 60%, समझ गए? ये जो 60%, ये जो अवेलेबल सरप्लस है जो 60%, इसका 67% एलोकेबल सरप्लस होगा, जो एज ए बोनस एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, ओके सर। उसके बाद एम्प्लॉय मींस एनी पर्सन इंक्लूडिंग अप्रेंटिस, नहीं भैया अप्रेंटिस ने शामिल नहीं होगी, समझ गए? अप्रेंटिस वालों को बोनस नहीं मिलता है। कितने कितने दिन की होती है अप्रेंटिस? मुश्किल से कई होते हैं 1 ईयर की हो गई, कहीं पर 6 मंथ है, ओके, कहीं पर 3 मंथ की है, उस तरीके की अप्रेंटिस है। तो क्या उनको बोनस दे देंगे? नहीं, वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है ना भैया, तो ये होगा इसका नॉट करेक्ट। नेक्स्ट है कि दो सेलिंग है, दिस सेलिंग ऑन वेज और सैलरी फॉर कैलकुलेशन ऑफ बोनस अंडर पेमेंट ऑफ बोनस 1965। देखो यहां पर मैंने बोला था ना 3,500 है और 7,000 भी है, और सैलरी सैलरी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बोनस अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, सेलिंग ऑफ वेज। तो यहाँ पर क्या होगा? मैंने बोला था कि 3,500 पहले थी, 2015 में 7,000 कर दी, और मैंने आपको वो एक्सप्लेनेशन भी दी थी जब हमने क्या किया था, कंपेरिजन किया था। ओके, ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट ये रहा कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 इज एप्लीकेबल टू एन एम्प्लॉय हु ड्रॉज वेज और सैलरी ऑफ। अब सोचो यार, पेमेंट ऑफ बोनस किट के लिए एलिजिबिलिटी पूछी है भाई। अगर मैं बात करूं पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 में एलिजिबिलिटी कितनी थी? इसमें 24,000 पर मंथ से कम, ओके, और इसमें कितनी है? 21,000, समझ गए? तो याद रखना भाई 24,000 किस में है और 21,000 किस में है। नेक्स्ट है कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इज एप्लीकेबल टू एवरी फैक्ट्री, ठीक है, और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट वेयर fill in the blanks workmen are employed or any day during an accounting year। सोचो, 20 और मोर बताया है भाई, 20 से ज्यादा वर्कर काम करेंगे, और बाई नोटिफिकेशन 10 से ज्यादा भी, बट ये नोटिफिकेशन वाली बात नहीं आ रही, तो नॉर्मली 20 से ज्यादा। नेक्स्ट है द बोनस शुड बी पेड इन कैश विद इन कितने मंथ के अंदर अंदर, बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट। भाई अभी बताया 8 मंथ, और इसे आगे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कितना, 2 ईयर्स तक, ठीक है। और ये देखो फिर एक और बड़ी स्टेटमेंट आ गई, ये बोल रहा है कि यार इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, जो एलोकेबल सरप्लस है
कैलकुलेटेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द अमाउंट सेट ऑन और सेट ऑफ। ये वर्ड्स के बारे में पूछ सकता है कि ये जो वर्ड्स है किस एक्ट के अंदर है। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर है। एक्सीड द मिनिमम बोनस, द एम्प्लॉयर शुड पे बोनस इन प्रोपोर्शन टू द सैलरी ऑफ वेज earned by the employees in that accounting year is subjected to a maximum of, मैक्सिमम कितना वेज दे सकते, मैक्सिमम कितना बोनस दे सकते हैं भाई, कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम 20% है, मिनिमम 8.33% है, और रेंज है ये 8.33% से 20% तक मैक्सिमम की। इसके बारे में कंसेप्ट पूरा देख लिया कि अकाउंटिंग के अंदर कितना कितना वो पेमेंट का देखते हैं बोनस के अंदर। ओके, सेम ऐसे ही अगर किसी की, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, सेम ऐसे ही अगर 15,000 सैलरी है किसी की, ओके, उसी में ही अगर 15,000 है तो उसका कितना बोनस बनेगा, तो 8.33 मिनिमम तो है ही उसकी, तो उसका मैक्सिमम आपका बोनस हो जाएगा 14,000 के समथिंग। और ये बोनस निकाला जाता है किसके, ईयरली बेसिस पर, जो ईयर का वेज है पूरा कंप्लीट साल का, नॉट मंथ वाइज, ईयर के बेसिस पर आपका हुआ। और ये 14,000 13,500 इतने के समथिंग बैठेगा, और मैक्सिमम लिमिट होगी इसकी 20% तक। और ये जो इसकी सेलिंग लिमिट है, मान के चलो मैंने आपको बोला था कि सेट ऑफ कर दिया उसने अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ वेजेज, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ओके, उसमें सेट ऑफ कर दिया कि यार एम्प्लॉयर जो है, जो मालिक है, उसने बोला कि कंपनी का जो प्रॉफिट नहीं हुआ है इस बार हम आपको बोनस इतना नहीं दे सकते, वो लिमिट वो क्रॉस कर सकते हैं, 8.33 से ज्यादा तो होगी, बट वो बोल सकते हैं कि यार थोड़ा कम कर लेते हैं ऐसे, ओके ठीक है 5% दे दिया। बाकी का जो मिनिमम लिमिट जो है 5 के बाद 3.33% बची, वो आपका काउंट होगा नेक्स्ट ईयर में। तो नेक्स्ट ईयर का जो बोनस बनेगा आपका वो 8.33 प्लस 3.33, ठीक है, तो 11.66 बनेगा। और ये जो बोनस है वो कंप्लीट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू 4 ईयर्स के अंदर। और 4 ईयर्स में भी ये है कि आप 20% से ज्यादा नहीं दे सकते। मान के चलो ये लॉस में ही चल रही है और आपका बोनस एक्सीड कर गया 20% से ज्यादा, एग्जाम्पल 45% बोनस हो गया आपका, तो वो जो 45% बोनस है वो आपका 1 साल के अंदर कवर नहीं होगा, वो होगा अकॉर्डिंग टू 1 साल के अंदर आपको दे दिया 20%, ठीक है, फिर उसके बाद 20% दे दिया, तो उस तरीके से 20% ज्यादा तो दे ही नहीं सकते, और मिनिमम 8.33 से कम नहीं कर सकते, बट लॉस है तो वो कम कर सकते हैं। सेम ऐसे ही, तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो 2023 में क्वेश्चन आए थे इस ईपीएफओ वाले से, ये रहे, ये एपीएफसी के अंदर नहीं आया था एक भी क्वेश्चन इस इन चारों एक्ट से, ये आए थे ईओ और एओ वाले पेपर में, जिसके 2 एग्जाम्स थे, और इस बार जो है दोनों का एक ही एग्जाम होगा। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है वो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 से आए हुए हैं। और यहाँ पर देखो जो हम लोगों ने पढ़ा है जितना भी उसी में से है, एन एम्प्लॉय सेल बी कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 शुड द एम्प्लॉय बी ड्रॉइंग ए मैक्सिमम मंथली वेजेज ऑफ। अब बताओ कौन सा इसके अंदर कवर किया जाएगा। अब मैंने आपको एक की इसकी सेलिंग लिमिट बताई थी 24,000 पर मंथ, इससे कम होनी चाहिए या फिर इसके बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर देख लो 24,000 ये रही, तो इसका आंसर होगा ये। उसके बाद एक और है कि 24,000 से अगर ज्यादा है किसी की सैलरी, तो क्या वो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 के अंदर कवर होगा, तो नहीं होगा। ओके, उसके बाद ये है, एक और क्वेश्चन आया था कि ए मिनिमम रेट ऑफ रिम्यूनरेशन which shall be applied to an employee working on piece work for the purpose of securing to such employees a minimum rate of wages on the time work basis under the minimum wages act 1948। हाँ, जो बताया था मिनिमम वेज एक्ट 1948 इज नाउन एज, इसे क्या बोला जाएगा। आप ये बोलो कि मिनिमम टाइम रेट तो होगा नहीं है, क्योंकि टाइम रेट ठीक है, मानते हैं कि यार जो टाइम के अकॉर्डिंग वो दे रहे हैं, कि मान के चलो उन्होंने हावर्स के हिसाब से वो काम करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 5 आवर्स काम कराया कि यार एक काम करो, हम आपको ठेका देते हैं 5 घंटे का, 5 घंटे आपका काम होगा और 5 घंटे की आपकी सैलरी इतनी। तो वो जो वर्क है उसका, वो मिनिमम टाइम रेट वाला नहीं है, वो है उसका गारंटेड टाइम रेट, कि वो जो 5 घंटे की सैलरी उसको गारंटेड तरीके से मिलेगी ही मिलेगी। वो अगर बोले तो 1 घंटे का अगर उसने डिसाइड किया कि हम आपको 1 घंटे के काम के 500 देंगे, तो 5 घंटे के आपको 2,500 हो गए।
तो वो जो जब 5 घंटे आपका फिनिश होने वाला होगा, तो उसी के जस्ट कुछ टाइम पहले आपको ये पूरी पेमेंट आपको दे दी जाएगी। और ये आपका गारंटेड टाइम रेट होगा जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसे स्किप नहीं कर सकता एम्प्लॉयर। ओके। अगर मना कर देता है तो आपके पास ऑथोरिटी है, आप लेबर कोर्ट जा सकते हो, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हो, आप इंस्पेक्टर के पास, जो लेबर इंस्पेक्टर है उसके पास कंप्लेंट कर सकते हो। और वही मैंने आपको बोला था, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अगर वो इंडस्ट्री रेलवे है, माइंस है, कोल इंडस्ट्री है, ठीक है, एनर्जी वाली है, तो वो कहाँ पर काउंट होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। इनसे अलग कोई भी है तो वो काउंट होगी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये क्वेश्चन थे इनसे। और बाकी हम लोग कल बाकी के और एक्ट भी पढ़ेंगे, और एक जो न्यू कोड ऑन जो कोड ऑन वेजेज एक्ट आया है 2019-20 का, उसमें मैक्सिमम कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो स्ट्रक्चर्ड जो थी, नोटिफिकेशन थी, ठीक है, वो यूनिवर्सल कर दी है। और मैक्स ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, बाकी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं उसमें। ओके। तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।